गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ओसीडी यानी टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। पिछले वीडियोस में भी हम आप लोग को बतलाए कि टाइप्स ऑफ ओसीडी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। मीनिंग, डेफिनेशन, उसके अर्थ को हम लोगों ने अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझा था। आज हम लोग ओसीडी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, यानी कि ओसीडी टाइप्स ऑफ ओसीडी का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 1-2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओसीडी नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। हमने पहले बताया था आपको कि जो कैटेगरीज ऑफ ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर होता है वो ब्रॉडली 4 पॉइंट्स में विभाजित है। चेकिंग, कंटेमिनेशन, मेंटल कंटेमिनेशन, सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग और रूमिनेशंस एंड इंट्रूसिव थॉट्स। तो जिसमें कि 2 हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने पूरा किया है, चेकिंग और कंटेमिनेशन, मेंटल कंटेमिनेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें उसके बारे में डिटेल्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग और रूमिनेशंस और इंट्रूसिव थॉट्स। सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग। सिमेट्री का अर्थ क्या होता है? सिमेट्री होता है एक तरह से सजाना, किसी चीज़ को एक तरीके से सजाना। अगर एक आगे है तो पीछे दूसरा चीज़ पीछे नहीं रहेगा, उसी लेवल पर रहेगा, उसी डिज़ाइन में रहेगा। ऑर्डरिंग यानी ऑर्डर करना, हमेशा उसको ऑर्डर में रखना, किसी चीज़ को हैफाज़ार्ड वे में नहीं रखना, बिल्कुल सहेज कर और तरीके से उसको एक मेथोडिकली उसको अरेंज करना, इसको ऑर्डरिंग कहते हैं। तो द नीड टू हैव एवरीथिंग लाइंड अप सिमेट्रिकली जस्ट राइट इज़ द कंपल्शन। मतलब कि ये मन में हमारा विचार आता है कि जो भी चीज़ बिखरे हुए हैं उसको हम लोग सिमेट्रिकली रखें। तो ये एक नॉर्मल इंसान भी ये काम करता है कि अगर कोई चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है, डब्बा है, डिजिट्स है, बुक्स है, क्लोथ्स है, वॉटेवर, तो उसको हम लोग तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों में ऑब्सेशन कंपल्शन न्यूरोसिस होता है उन लोग उसी काम को बार बार करते हैं। अगर सिमेट्रिकली सजा दिए तो फिर उसको लगेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मतलब राइट उसको सही नहीं लगेगा, और राइट करते करते उन लोगों में एक तरह का आइडियाज़ आता रहता है और उसी के अनुसार वो लोग कंपल्सिव बिहेवियर भी करते हैं। तो द ऑब्सेसिव फियर माइट बी टू इंश्योर एवरीथिंग फील्स जस्ट राइट, टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट और समटाइम्स टू प्रिवेंट हार्म ऑकरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उन लोगों को ये नहीं फील होता है कि जस्ट राइट ये सही है, तब तक वो काम को दोहराते जाते हैं, और उसके चलते ये हमेशा उनको लगता है किसी तरह का डिस्कम्फर्ट मत हो और किसी तरह का हार्म मत कॉज करे। और यही फियर से और यही फीलिंग से, यही आइडिया से वो लोग एक ही काम को बार बार करते हैं। उसमें एग्जांपल्स में हैं जैसे नीटनेस यानी साफ़ सफाई। अब एक जगह पोछे तो लगेगा कि नहीं अभी गंदा ही है, फिर पोछेंगे। तो एक नॉर्मल इंसान भी एक जगह को पोछता है, साफ़ करता है, पर नॉर्मल इंसान 1 से 2 बार करता है। पर जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के पेशेंट हैं वो लोग एक ही जगह को बार बार साफ़ करते हैं, चाहे वो उनका शरीर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे जो कुछ भी हो। पिक्चर्स यानी कि फ़ोटोज़ जो होता है उन फ़ोटोज़ को भी, या जो पेंटिंग्स है उसको भी बार बार उतारना, बार बार पोंछना, बार बार रखना। टिन्ड कैंस, जो कैंस होते हैं, जो डब्बा होते हैं, उन लोगों को डब्बा को भी हमेशा पोंछते रहना, उसको अरेंज करते रहना सिमेट्रिकली, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। जो भी क्लोथ्स, कपड़े हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं तो हम लोग बिखरे पड़े हैं तो उनको हम लोग भी साफ़ सुथरा करते हैं और उसको हम सहेज के रखते हैं, अलमीरा में अरेंज करते हैं। लेकिन इन लोगों का है कि वो बार बार अलमीरा में रखेंगे, फिर उसको उनको संतुष्टि नहीं होगी, फिर वो हटाएंगे, फिर वो दूसरे तरीके से रखेंगे। तो इस काम में वे लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं। बुक्स एंड सीडीज़, जैसे सीडी है या बुक्स है या कैसेट्स है या व्हाटएवर, पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल है, पेन है, जो भी चीज़ हमारे सामने है तो उसको भी बार बार अरेंज एंड रीअरेंज करते रहना। तो ये सब उनका काम है। स्पॉटलेस विदाउट ब्लेमिश, मतलब कि किसी तरह का दाग धब्बा कहीं मत हो, उसको एकदम स्पॉटलेस बनाएं। तो हम लोग भी जैसे कि जब हम लोग साफ़ सुथरा करते हैं तो चाहते हैं कि हर जगह स्पॉटलेस हो, कहीं कोई दाग मत हो, परंतु इन लोगों में ये हमेशा ये महसूस होता रहता है कि नहीं अभी भी इसमें दाग है, इसलिए अभी भी हमको इसे क्लीन करना है। तो चूँकि वैसा आइडियाज़ उसके मन में आता है तो उस आइडिया को जब तक वो बिहेवियरल फॉर्म में नहीं लाएगा, यानी कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करेगा उसी के अनुसार, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। दोज अफेक्टेड विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू गेट द सिमेट्री जस्ट राइट। अब जो अफेक्टेड हैं यानी कि जिनको ऑब्सेशन कंपल्शन न्यूरोसिस है वो लोग क्या करते हैं
वो लोग जब तक काम करते रहेंगे उतना ही टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, जब तक वो जस्ट राइट नहीं कर सकते। एंड दिस टाइम कंज्यूमिंग चेकिंग कैन रिजल्ट इन देम बीइंग एक्सट्रीमली लेट फॉर वर्क एंड अपॉइंटमेंट। सही बात है, अगर आप एक ही काम में बार बार उलझे रहिएगा, बार बार समय देते रहिएगा, तो अंततः क्या होता है उसमें ये होता है कि आपका काम भी बहुत ये हैम्पर होता है, बहुत लेट हो जाते हैं अपने काम के लिए। अपॉइंटमेंट्स के लिए अगर आप 12 बजे किसी को टाइम दिए हैं तो 1-2 बजे तक आप वही काम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं अपने उन आइडियाज़ से, इतने ज़्यादा बिजी हैं उन बातों को सोचने में और उस काम को करने में, कि बाकी किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस आपको नहीं नज़र आता। They may also become mentally and physically drained if the compulsions take a considerable amount of time. अगर ये कंपल्सिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा समय लेता है तो वैसे स्थिति में ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही ड्रेंड हो जाते हैं, बिल्कुल ड्रेंड हो जाते हैं और उन लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो इफ द सफरर में ऑल्सो अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट एट होम टू प्रिवेंट द सिमेट्री एंड ऑर्डर बीइंग डिस्टर्प्टेड विच कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि चूँकि इतना ज़्यादा ये लोग सफ़र करते हैं तो ये लोग सोशल कंटैक्ट भी लूज़ कर लेते हैं। घर में अगर रहते हैं तो घर के लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा समय अपने ही में दुनिया में बिज़ी रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, ना दोस्त से ना परिवार से। तो इस तरह से वो लोग धीरे धीरे कटे हो जाते हैं और उन लोग का इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट उनके डे टू डे लाइफ को पड़ता है। अब आइए रूमिनेशंस, इंट्रूसिव थॉट्स। रूमिनेशंस का मतलब होता है चिंतन करना, बहुत डीप रूटेड किसी चीज़ के बारे में सोचना। और इंट्रूसिव थॉट्स होता है जो कि बार बार हम लोग एक ही चीज़ रिपीटेटिव हम लोग सोचते रहते हैं, उसको कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। आइए हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ें। रूमिनेशन इज़ अ टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल ऑब्सेशनल इंट्रूसिव थॉट्स, and the definition of rumination perhaps helps encourage that belief, a deep or considered thought about something. इसका मतलब ये हुआ कि रूमिनेशन एक तरह का थिंकिंग है या चिंतन है, या एक तरह का ऑब्सेशनल, यानी बार बार हमारे मन में जो आता है थॉट, विचार, वो आता है। और इसके लिए हम किसी बिलीफ, किसी विश्वास के बारे में इतना डीप रूटेड सोचते हैं कि उसके बारे में सोचते ही चले जाते हैं और पूरे गहराई से सोचते हैं। बट this is slightly misleading from the OCD concept. In the context of OCD, a rumination is actually a train of prolonged thinking about a question or theme that is undirected and unproductive. इसमें क्या होता है कि OCD में क्या होता है कि हम लोग बार सोचते हैं, बार बार आइडियाज़ हमारे मन में आते हैं, विचार आते हैं और उसको हम लोग कार्यान्वित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उस रूमिनेशन जो होता है वो किसी खास चीज़ के बारे में, किसी खास बिलीफ के बारे में व्यक्ति सोचता है और इतना गहराई तक सोचता है और उसका कोई मतलब क्वेश्चन हमेशा उसके मन में पैदा होता रहता है, और वो प्रोलॉन्ग थिंकिंग यानी काफ़ी समय तक के लिए वो सोचता रहता है। और ये भी सच है कि वो अनप्रोडक्टिव होता है और ना ही, और बिल्कुल अनडायरेक्टेड होता है, यानी कि इसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई इसका नियम नहीं होता और इसका कोई फल नहीं मिलता है। बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होता है, इसे कुछ अच्छा नहीं मिल पाता, कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए इसको अनप्रोडक्टिव कहा जाता है। Many ruminations dwell on religious, philosophical or metaphysical topics such as the origin of the universe, life after death, the nature of morality and so on. अधिकतर क्या होता है, ये चिंतन करते हैं लोग, वे लोग रिलीजियस, धार्मिक बातों की चिंता करते हैं कि हम लोग ये धर्म करते हैं, क्या ये सही है, नहीं वो करना चाहिए कि नहीं, ऐसा सही होता है कि नहीं। फिलोसफिकल यानी कि जब हम लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, कैसा लाइफ होता है, क्या हमें स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, किस तरह से। उसके बाद मोरालिटी, नैतिकता की बात सोचते हैं वे लोग फिलोसफिकल रूप में कि नैतिकता क्या होती है, क्या करना चाहिए व्यक्ति को, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, उसका क्या फल मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत होता है, और इसके बारे में वो लोग दिन भर सोचते रहते हैं और बिल्कुल उन लोग परेशान भी रहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर वो फीलिंग आ रही है इसलिए हम कर रहे हैं, अन्यथा ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, ये भी वो लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेशन हम लोग देखेंगे कि सम पीपल माइट रूमिनेट अबाउट व्हाट वुड हैपन टू देम आफ्टर डेथ, यानी अभी आपको हम बताएं कि डेथ के बाद क्या होगा ये सोचते हैं।
दे वुड वे अप द वेरियस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़, विजुलाइज सीन्स ऑफ हेवन, वो लोग विजुलाइज भी करते हैं कि स्वर्ग का कैसा दृश्य होता है, हेल का, नर्क का क्या दृश्य होता है, एंड अदर वर्ल्ड्स, और दूसरी दुनिया और क्या क्या दुनिया हो सकती है जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे, एंड ट्राई टू रिमेंबर व्हाट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट हैव सेड अबाउट डेथ। और वो लोग ये भी सोचने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक तथा दर्शन शास्त्री किस तरह की बातें करते हैं डेथ के बारे में। With most ruminations, it inevitably never leads to a solution or satisfactory conclusion, and the person appears to be deeply preoccupied, very thoughtful and detached. इसका मतलब ये होता है कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन भी निकल सकता है, क्योंकि इसका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज़्यादा डीपली थॉट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हमेशा रहते हैं, और डिटैच यानी अलग होना, यानी किससे अलग होते हैं, सोसाइटी से, समाज से, परिवार से, अपने आप से भी। वो खुद भी अपने काम को नहीं कर पाते, ना अपनी नौकरी कर पाते हैं, ना जॉब कर पाते हैं, ना अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, हर तरह से वे लोग परेशान होते हैं। अब इंट्रूसिव थाट्स जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इट इज़ अ रिपीटेटिव थाट इन द कंटेक्स्ट ऑफ OCD आर वेयर अ पर्सन जनरली सफ़र्स विद ऑब्सेशनल थाट्स दैट आर रिपीटेटिव, यानी ऐसे ऑब्सेशनल थाट्स आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, मनोग्रस्त विचार हमारे मन में आते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, बार बार रिपीट होता है। डिस्टर्बिंग, वो हमें डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि वो जब भी हमारे मस्तिष्क में वो विचार आएगा, कौंधेगा, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि हम वो काम करना पड़ता है हमें। एंड ऑफन हॉरिफिक एंड रिपग्नेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है, डरावना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉट्स ऑफ कॉजिंग वायलेंट और सेक्शुअल हार्म टू लव्ड वंस विच डोंट इन्वॉल्व स्पेसिफिक इमीडिएट कंपल्शंस, दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव थाट्स। यानी कि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं उसके लिए भी उसको भी हम सेक्शुअली हार्म करने की कोशिश करते हैं, वैसा थॉट हमारे मस्तिष्क में आता है। तो नेचुरली इस तरह के थॉट अगर मस्तिष्क में आएंगे तो व्यक्ति डर जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। रिलेशनशिप इंट्रूसिव थॉट्स, यानी कि आपसी संबंध में जो इस तरह का इंट्रूसिव थॉट्स आता है जो डिस्टर्बिंग होता है, वो हो सकता है। सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट, जैसा कि हमने बताया अभी, सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। मैजिकल थिंकिंग इंट्रूसिव थॉट, मैजिकल थिंकिंग यानी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल और वैसी बातें में लोग सोचते रहते हैं। रिलीजियस इंट्रूसिव थॉट्स, धार्मिक बातों के बारे में भी उन लोग के मन में बार बार विचार आते हैं, जैसा कि अभी हमने रिमुलेशन में बताया था। उसके बाद फिर है वायलेंट इंट्रूसिव थॉट्स। वायलेंट इंट्रूसिव थॉट्स भी इस तरह के होते हैं जो कि किसी का मर्डर करना, किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को फिज़िकली हार्म पहुंचाना, इस तरह की बातें। बॉडी फोकस्ड ऑब्सेशन, किसी बॉडी फोकस्ड ऑब्सेशन भी होता है जिसको सेंसरी मोटर OCD भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। अ सर्टन कलर और नंबर हैज़ गुड और बैड लक एसोसिएटेड विथ इट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सर्टेन कलर या नंबर अगर सामने हमारे आता है तो उसको हम लोग सोचते हैं कि ये कलर मेरे लिए लकी है, वो नंबर हमारे लिए लकी है, वो अनलकी है। तो इस तरह की बातें जो ऑब्सेस्ड वे में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर वो अनलकी मानते हैं, समझ लीजिए डिजिट नंबर 3 अगर हम लोग अनलकी मानते हैं तो हम लोग वो काम कभी नहीं करेंगे जिसमें नंबर 3 आता है। तो ये ऑब्सेस्ड जो लोग होते हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं जिनके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। सर्टेन डेज़ हैव गुड और बैड लक एसोसिएटेड विद देम। अब डेज़ का भी होता है, जैसे वीक में 7 दिन होते हैं। अब समझ लीजिए कोई कहेगा कि मेरे लिए मंगल ख़राब है, कोई कहेगा मेरे लिए बुधवार ख़राब है, कोई कहेगा मेरे लिए शनिवार ख़राब है। तो इस तरह की बातें उन लोग गुड लक और बैड लक के साथ एसोसिएट या संबंधित कर देते हैं। लव्ड वंस डेथ कैन बी प्रिडिक्टेड, ये भी है। लव्ड वन को आदमी हमेशा लव ही करता है, लेकिन चूंकि डरा रहता है कि उसकी डेथ ना हो जाए, इसलिए वो लोग हमेशा उसकी डेथ के बारे में सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे लोग चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए, बल्कि वो इतना ज़्यादा उनके लिए परेशान रहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका डेथ हो। इसलिए ये फियर जो होता है वो उनके मन में बार बार आता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि कहीं उनका डेथ ना हो। वंस थॉट कैन कॉज डिज़ास्टर टू अकर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो थॉट मन में आते हैं वो कई बार बहुत भयंकर रूप भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। स्टेपिंग ऑन ट्रैक्स इन द पेवमेंट कैन मेक बैड थिंग्स हैपन। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये मन में विचार उनका आता है कि अगर हम ज़मीन पर चल रहे हैं और ज़मीन में क्रैक है तो अगर उसके ऊपर हम पैर रखेंगे तो मेरे लिए बहुत ख़राब कुछ हो, अपशकुन हो सकता है। ये सब बातें भी हैं। वॉट एवर कम्स टू माइंड कैन कम ट्रू। अब जो हमारे ये भी उनके दिमाग में आता है
कि जो हमारे मन में आएगा हो सकता है वो सच हो जाए, अगर हम गलत चीज़ सोच रहे हैं तो गलत ही मेरे साथ हो जाएगा, ये सारी बातें वे लोग सोचते हैं। ब्रेकिंग चेन लेटर्स विल एक्चुअली ब्रिंग बैड लक। अगर हम चेन लेटर्स को ब्रेक करते हैं किसी तरह से, जैसे ABCD को बीच में ब्रेक कर दिए, तो वो हमारे बैड लक कॉज कर सकता है, ये सब भी दिमाग में उसके आता है। अटेंडिंग अ फ्यूनरल विल ब्रिंग डेथ। अगर हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, अंत्येष्टि में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, ये इस तरह के विचार उन लोगों को मन में आता है। वन कैन एडवर्टेंटली कॉज हार्म टू अदर्स विथ थॉट्स और केयरलेसनेस। इसमें भी किसी को आदमी कॉज कर सकता है हार्म, और बिल्कुल उसके लिए केयरलेस हो जाता है। हेयरिंग द वर्ड डेथ विल मीन रिपीटिंग द वर्ड लाइफ टू प्रिवेंट डेथ। अगर हम सुनते हैं डेथ, ये लोग सोचते हैं, ऐसे OCD के पेशेंट सोचते हैं कि अगर हम लोग डेथ वर्ड सुनते हैं तो अगर हम कहेंगे लाइफ बोलेंगे, अगर हम लोग लाइफ बोलते रहेंगे तो डेथ नहीं होगा। तो इस तरह के बेतुका और बिल्कुल बेसलेस, अनप्रोडक्टिव, डिस्टर्बिंग, इस तरह के विचार हमेशा जो रिपीटेटिव वे में आते हैं किसी व्यक्ति के मन में, तो OCD का ये प्रकार हो जाता है। और OCD के पेशेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के उनके अंदर थॉट्स आते हैं। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हमने कहा, द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड सम ऑफ द फियर्स एसोसिएटेड विद देम। जो डर के मारे उनको डर होता है, इसीलिए इस तरह के विचार बार बार उनके मन में आते हैं, ये हमने आपको समझाया अभी। बट दिस इज़ बाय नो मीन्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड देयर विल ऑलवेज बी अदर OCD टाइप्स नॉट लिस्टेड हियर। जैसे कि इसमें जो भी लिस्ट में हमने आपको बताया, उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा हैं जो कि OCD पेशेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ OCD बिहेवियर्स कैटेगरीज में आते हैं, परंतु यहाँ सब कुछ को बताना संभव नहीं है। सो इफ़ समवन एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रेसिंग एंड अनवांटेड ऑब्सेशंस, इसलिए ये समझाया जाता है सभी को कि यदि आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस अनुभव होता है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या अनवांटेड जो आप नहीं चाहते हैं उस तरह के आइडियाज़ आपके मन में बार बार आते हैं और आप कंपल्सिव बिहेवियर भी करना शुरू कर देते हैं, तो दिस डज़ नॉट मीन इट इज़ डेफिनेटली नॉट OCD। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको OCD नहीं है, आपको OCD हो भी सकता है। If these impact significantly on your everyday functioning, this could still represent a principal component in the clinical diagnosis of obsessive compulsive disorder and you should consult a doctor for a formal diagnosis। यानी कि अगर इस तरह की बात किसी भी व्यक्ति में अगर पाई जाती है कि वो अनवांटेड ऑब्सेशन से ग्रसित है, वो बार बार वही काम को दोहराना चाहता है जबकि वो जानता है कि वो गलत है, तो वो शांत नहीं रहना चाहिए, उन्हें ज़रूर किसी न किसी मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने एवरीडे लाइफ को सही तरीके से फंक्शन कर सके और ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर से मुक्ति पा सके। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ OCD आज समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग OCD के और भी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को हम लोग डील करेंगे और कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं इसके बारे में भी बतलाएंगे। इसलिए अगले वीडियो का वेट करें, और आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।